Hello, good morning, students. Today we are starting with lesson number 16, and we are going to discuss some applications of Gauss's theorem. A few applications we had seen earlier in lesson number 15. Today we are going to see some other applications which normally come in the exam for 3 marks. So for each question, there is a set procedure. Once you know the procedure, it's not difficult to really attend to these questions. Let me show you this question, the first one. It says, find the electrical flux and the charge with the cube. In the question, he has given a cube of side A. How far it is placed? This edge is placed at a distance A, and the edge is also A. This diagram is given to us in the exam. He has also given that the electrical field is acting along the x-axis, and the component of the electrical field along the x-axis is alpha into x raised to 1 upon 2. What is alpha? A constant whose value is 800 न्यूटन पर कूलम मीटर रेज टू 1 अपॉन 2. तो ये फॉर्मूला एग्जाम में दिया हुआ है. इस क्वेश्चन के साथ हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्यूब. स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो किस एक्सिस के अलोंग है. अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो फिर हमें वो फेसेस ढूंढने हैं क्यूब के जो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर हों. मतलब अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे जा रही है तो वो दो फेस कौन से हैं विच आर परपेंडिकुलर. एक तो ये फेस है और ये दूसरा फेस है. इस फेस को हम नंबर 1 कह देते हैं और इस फेस को हम नंबर 2 कह देते हैं. और इनको हम शेड भी कर देते हैं to realize कि भाई these are the faces जिनकी वजह से there will be some electrical flux. Now, ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला बताता है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के. मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगी. मे आई आस्क यू कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी? यू विल से फॉर्मूला लगा दो. ई सफिक्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स. एक्स कितना है फेस नंबर 1 के लिए? मतलब फेस नंबर 1 ओरिजिन से कितना दूरी पे है? ए प्लस ए, ये वाला डिस्टेंस. तो वो 2a हो गया. तो यहाँ हमने 2a लगा दिया रेज टू 1 अपॉन 2. फिर उसके बाद हमने पूछा कि भाई फेस नंबर 1 पे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी. ये क्योंकि फेस नंबर 2 है इसलिए हम लिख रहे हैं EX2. तो EX2 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा इंटू एक्स की वैल्यू a लगा दीजिए a रेज टू 1 अपॉन 2. हर एक क्वेश्चन के अंदर आपने EX1 माइनस EX2 निकालना है. वो हम पहले से निकाल के रख लेते हैं. तो अल्फा कॉमन लिया, a रेज टू 1/2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा √2 - 1. स्टूडेंट्स, अभी आपने सुना कि सिर्फ 2 ही ऐसे फेस हैं इस क्यूब के विच आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू व्हाट? फ्लक्स. व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स? ये आपने सीखा हुआ कि फ्लक्स होता है EA cos थीटा. मतलब पहले फेस को जब हम कंसीडर करते हैं तो जो दोनों वेक्टर्स हैं दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए एंगल थीटा 0 है. और यहाँ पे फेस नंबर 2 पे ये जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री. स्टूडेंट्स, ये याद रखना कि जो एरिया वेक्टर होता है ये परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस एंड पॉइंटिंग अवे फ्रॉम दैट सरफेस. मतलब यहाँ पे जैसे अवे है, यहाँ पे ये अंदर की तरफ नहीं होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड, अवे होगा, इधर होगा. दैट्स वाई द एंगल इज पाई. आई एम अगेन सेइंग नाउ दैट जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, वो फेस नंबर 1 की वजह से भी होगा
और फेस नंबर 2 की वजह से भी होगा। तो फेस नंबर 1 पे आपने सुना कि एंगल 0 था, तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, और 2 पे होगा थीटा की वैल्यू वॉज पाई, तो cos पाई विल बी -1। तो यहाँ से हमने ex1 इंटू ए माइनस ex2 इंटू ए कॉमन ले लिया, और ex1 माइनस ex2 रिमेंबर स्टूडेंट्स हमने पहले ही निकाल लिया था। वो जो वैल्यू थी, लेट मी जस्ट शो यू, वो वैल्यू यही थी, देखिए वो वैल्यू थी ex1 माइनस ex2 इज अल्फा इंटू ए रेज टू 1/2 √2-1। वही वैल्यू ex1 माइनस ex2 की मैंने यहाँ लिख दी है। अब अगर एग्जाम में ए की वैल्यू दी हो, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो इसको सब्सटीट्यूट करके हम फ्लक्स निकाल सकते हैं विद द सरफेस। फिर इसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो है कि भाई फाइंड आउट कि हाउ मच चार्ज इज इनक्लोज। तो उसके लिए हमने गॉसेस थ्योरम लगानी है और कहना है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। तो चार्ज इनक्लोज्ड विल बी ε0 मल्टीप्लाइड बाय द फ्लक्स, और ये जो फ्लक्स की वैल्यू है वो यहाँ से मैंने पिकअप करके एज इट इज़ लिख दी। अब आपने इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है और वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द चार्ज इनक्लोज। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं जस्ट टू प्रैक्टिस, अदरवाइज द प्रोसीजर आई हैव जस्ट टोल्ड यू, सेम प्रोसीजर हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है। तो इस क्वेश्चन में भी एक क्यूब दिया हुआ देखें, उसका एक एज कोइंसाइड कर रहा है विद द एक्स एक्सिस। ये साइड ऑफ द क्यूब है वो 0.1 मीटर है, ए है छोटा ए, और ये जो एज है ये अगेन एट ए डिस्टेंस ए है। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसका फॉर्मूला दिया है Ex इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू एक्स प्लस बी। कैपिटल ए और कैपिटल बी देखिए कांस्टेंट हैं 10 ईच। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसीजर। हमने सबसे पहले ये रियलाइज करना है कि क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हमें उन फेसेस को शेड करना है जो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। तो एक तो ये सरफेस है जो परपेंडिकुलर है, एक ये सरफेस है जो परपेंडिकुलर है। वी आर कॉलिंग देम एज फेस नंबर 1 एंड फेस नंबर 2। अब जो एरिया वेक्टर होता सबसे पहले वो हमेशा परपेंडिकुलर, तो ए सफिक्स आर लिखा है इसको, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए विद दिस कैपिटल ए। तो ये एरिया है ए स्क्वायर होगा, छोटा ए स्क्वायर। इसी तरीके से इसका एरिया भी बाहर की तरफ होगा, पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सरफेस। अब हमने बात करनी है इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने की ऑन सरफेस नंबर 1 एंड सरफेस नंबर 2। यूवल से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला तो दिया हुआ है, Ex की वैल्यू है कैपिटल ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर फर्स्ट फेस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी हो तो कितना डिस्टेंस है x का, x की वैल्यू है 2a। फिर इसी फॉर्मूले में आप फेस नंबर 2 पे आ जाइए, x की वैल्यू क्या होगी a। तो ये फॉर्मूला जो एग्जाम में दिया है, एक बार फर्स्ट सरफेस के लिए लगाया, एक बार सेकंड सरफेस के लिए लगाया, और आप जानते हैं हमें ex1 माइनस ex2 निकालना होता है, इसलिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये b कैंसिल हो जाएगा। तो ex1 माइनस ex2 आ गया कैपिटल ए जिसकी वैल्यू 10 थी और छोटा ए जिसकी वैल्यू है 0.5। तो ex1 माइनस ex2 आ चुका है, विच इज दिस। अब हमने कहना है कि जी जो टोटल फ्लक्स है वो होगा फ्लक्स ओवर सरफेस नंबर 1 जो राइट हैंड साइड में था, और दूसरा फ्लक्स ओवर सरफेस नंबर 2 जो लेफ्ट हैंड साइड में था। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि Ea cos थीटा होता है। फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। दूसरे के लिए होगा थीटा की वैल्यू विल बी 180 डिग्री और cos पाई की वैल्यू विल बी -1। तो यहाँ से आप ए सफिक्स आर कॉमन ले लें, ये हो जाएगा ex1 माइनस ex2, और ये
EX1 माइनस EX2 आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया था, कैपिटल A इंटू स्मॉल a था, वो वैल्यू यहाँ लगा दी, ये ए स्क्वायर एरिया के लिए लिखा है। तो ये इस तरीके से वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अब जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था वो ये था कि फाइंड आउट द चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो चार्ज इनसाइड द क्यूब का डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें, इट इज एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय द फ्लक्स। फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से देख के लिख दीजिए। ओके, लेट्स प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है और जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो भी निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी लेंथ है a और जिसका रेडियस है r। एग्जाम में ये दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फार्मूला है वो है Ex इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू स्मॉल x प्लस b। ये जो कैपिटल A और कैपिटल B हैं ये कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले आई एम जस्ट रिपीटिंग द प्रोसीजर कि सबसे पहले ये डिटरमिन करो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अलोंग द, इस केस में x एक्सिस। फिर उसके बाद ये देखो कि वो कौन से दो फेस हैं जो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, मार्क देम एज 1 and 2। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखेंगे EX1, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखेंगे EX2। उसके बाद एरिया वेक्टर मार्क कीजिए। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ होता है, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ए सफिक्स आर लिखा है उसको ताकि ए के साथ कंफ्यूजन ना हो जाए, एरिया है ये। इसी तरह से एरिया यहाँ बाहर की तरफ होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। आपने पहले भी दो क्वेश्चंस देखे, उनमें आप जानते हैं कि हमें EX1 माइनस EX2 पहले निकाल लेना चाहिए। EX1 निकालने के लिए x की वैल्यू हमें a डालनी चाहिए और EX2 निकालने के लिए फार्मूला यही लगेगा, x की वैल्यू डालिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और EX1 माइनस EX2 आ जाएगा, कैपिटल A जिसकी वैल्यू 10 है और स्मॉल a जिसकी वैल्यू है 0.1। तो इस तरीके से EX1 माइनस EX2 निकाला। इसके बाद हम कहते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो होगा कुछ फ्लक्स ओवर सरफेस नंबर 1 और कुछ फ्लक्स ओवर नंबर 2। फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं EA cos थीटा। तो EX1 इंटू एरिया इंटू cos थीटा। पहले सरफेस के लिए आप डायग्राम में देखें, थीटा की वैल्यू हुआ 0, तो cos थीटा की वैल्यू इज़ 1। सेकंड वाले सरफेस पे आप देखें, EX2 राइट में है, एरिया लेफ्ट में है, एंगल 180 डिग्री था, तो cos थीटा की वैल्यू -1। तो इसमें से a सफिक्स r बाहर निकाला, EX1 माइनस EX2 आ गया और EX1 माइनस EX2 में आई अगेन शो ये वैल्यू थी कैपिटल A इंटू स्मॉल a, वो वैल्यू यहाँ हमने लिख दी और एरिया की वैल्यू लिख दी पाई आर स्क्वायर। तो इट वाज सो इजी टू फाइंड द टोटल फ्लक्स। इसके बाद हमें चार्ज निकालना है। अब चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वी नो कि चार्ज होता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय द फ्लक्स, दिस फॉलोज फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम। तो चार्ज की वैल्यू इज एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से मैंने देख के लिखी है, दोज वैल्यूज यू कैन पुट ओवर हियर एंड गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ कूलम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है फॉर 3 मार्क्स एंड लेट अस प्रैक्टिस कि क्या आंसर करना है हमने वहाँ। तो क्वेश्चन यही है कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एंड द चार्ज। तो इसमें एक सिलेंडर दिखाया है डायग्राम में, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है और क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इधर को पॉइंट कर रही है, उसकी वैल्यू है 200 न्यूटन पर कूलम।
लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू इधर को पॉइंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर को पॉइंट कर रही है और इसकी वैल्यू है 200 न्यूटन पर कूलम। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है दैट वी विल डिस्कस, लेकिन सबसे पहले कॉमन सी बात है कि अगर रेडियस दिया हो तो हम एरिया निकाल सकते हैं सरफेस का, और आप खुद ही जानते हैं कि एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड पॉइंट करता है। तो इसके अंदर तीन तरह के फेसेस हैं, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2 और एक कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस नंबर 1। तो हमने फॉर्मूला लगाना है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है E A cos थीटा। अब देखें एंगल 0 cos थीटा की वैल्यू 1, इतना आसान। यहाँ पे पूछा कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बताओ ऑन सरफेस नंबर 2, वही फॉर्मूला E A cos थीटा, एंगल की वैल्यू 0, cos थीटा की वैल्यू 1। तीसरी बात पूछी है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस। तो हम क्या करते हैं, इस कर्व्ड सरफेस पे एक पैच ले लेते हैं छोटा सा, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो वर्टिकल हो जाएगा ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर को है, ये एंगल 90 है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स E A cos थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू π/2 और cos 90 इज 0। रिमेंबर स्टूडेंट, जब हम वो क्वेश्चन कर रहे थे अबाउट फाइंडिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्जेस, तो उसमें भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो टॉप सरफेस है और जो बॉटम सरफेस है वहाँ पे हमने कोई पैचेस नहीं लिए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है दैट वुड हैव बीन व्हाट, 0। तो एनीवे, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आपने देख लिया फ्लक्स कैसे निकालते हैं, E A cos थीटा, E A cos थीटा, और यहाँ पे भी वही फार्मूला, लेकिन थीटा की वैल्यू 90 इसलिए 0। टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द एंटायर सिलेंडर इज, यू विल एड अप ऑल ऑफ देम 2 times ऑफ E into A। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू दी हुई है, एरिया वेक्टर भी है आपके पास। स्टूडेंट्स, इसमें आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और ये आंसर आ जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। दूसरा क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द चार्ज। कई बार हम कर चुके, अब तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो चार्ज एनक्लोज विल बी एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय द फ्लक्स। तो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय द फ्लक्स इज 2 times of E into A। So that's how we do this. Now we have another question. It is more of a common sense question than a question of physics, really speaking. ये क्वेश्चन ये है कि एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस है r, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा है लाइक दिस। तो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। ये नहीं पूछा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस। अब आप एक चीज सोचें स्टूडेंट्स कि जितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कर्व्ड सरफेस के अंदर से पास होंगी उतनी ही फील्ड लाइंस इधर से पास होंगी। तो मतलब ये है कि किसी भी सरफेस को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दें तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आता है वो 0 होता है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज व्हाट, 0। लेकिन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है विल बी ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस and also due to the flat surface. So electrical flux through the curved surface would be minus of this. And what is the value of the electrical flux? Formula आपको याद है, E A cos theta। तो थीटा की वैल्यू 0 है, cos 0 की वैल्यू 1, और ये आ गई E मल्टीप्लाइड बाई A, और एरिया को लिख दिया पाई इंटू आर स्क्वेयर। तो इतना आसान था। इसमें अब आप ये समझ लें कि किसी भी सरफेस को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा ओवर द एंटायर सरफेस वो हमेशा 0 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं विच हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। लेट मी एक्सप्लेन द डायग्राम।
इस डायग्राम में एक डाइपोल रखा है अलोंग द जेड एक्सिस। नेगेटिव चार्ज के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 -a और पॉजिटिव चार्ज का कोऑर्डिनेट है 0 0 +a। तो समझ गए कि ये डिस्टेंस तो a है और ये डिस्टेंस भी a है। ये भी समझ गए कि जो डाइपोल मूवमेंट होगी इस डाइपोल की वो होगी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ हो जाएगा 2a और उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0 z। इसका क्या मतलब निकला कि ओरिजिन से ये जो पॉइंट P है ये z यूनिट्स की दूरी पे है। तो क्लियर हो गया कि ये जो पॉइंट P है चार्ज नंबर 1 से कितनी दूरी पे होगा z - a और ये चार्ज नंबर 2 पॉइंट P से कितनी दूर है ये हो जाएगा z + a। सो लेट मी नाउ शो यू कि हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो दिस यू ऑलरेडी नो, लेकिन फिर भी देखिए एट द पॉइंट P देयर विल बी पोटेंशियल ड्यू टू 1 एंड ऑल्सो ड्यू टू 2। जब हम फार्मूला लिखते हैं पोटेंशियल का तो आप जानते हैं कि हम यूज़ करते हैं K मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज with proper sign divided by the distance between the charge and the point। यही जो बात अभी मैंने आपको बताई ये मैंने अप्लाई करना है यहाँ पे। पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नंबर 1 जो पॉजिटिव चार्ज था प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 जो कि नेगेटिव चार्ज था। तो इट इज़ K इंटू प्लस Q डिवाइडेड बाई पहले वाला डिस्टेंस 1 और P के बीच का डिस्टेंस है z - a और दूसरे का फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू दूसरा चार्ज नेगेटिव है एंड दैट विल बी K - Q डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस बढ़ जाएगा z + a हो जाएगा। KQ आप कॉमन ले लीजिए तो 1/z - a पहली टर्म, फिर माइनस हो जाएगा 1 + z + a। तो आप जानते हैं जब LCM लेंगे तो दिस इंटू दिस होगा जिसको कि हम मल्टीप्लाई करके कह सकते हैं z² - a²। ये वाली टर्म ऊपर आएगी, ये वाली टर्म उधर चली जाएगी और ब्रैकेट खोलने के बाद ये टर्म कट जाएंगी और यहाँ 2a आ जाएगा और ये Q इंटू 2a क्या हो जाएगा P। तो ये हो जाएगा फार्मूला K P डिवाइडेड बाय z² - a²। तो दिस इज हाउ वी वर फाइंडिंग आउट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P। Now let me show you कि second part of the question क्या है। Find out the potential at the point Q। सबसे पहले हम ये इमेजिन करें अपने माइंड में कि ये पॉइंट Q कहाँ पे है। इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं xy0, मतलब ये जो पॉइंट है Q ये xy प्लेन के अंदर है। तो थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा कि जो चार्ज नंबर A है उसका डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस यहाँ से वो इक्वल होगा। मतलब ये जो XY प्लेन है ये इक्विडिस्टेंट है कहाँ से, फ्रॉम द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव चार्ज। तो मैं कोई भी पॉइंट अगर इस प्लेन पे ले लेता हूँ तो प्लस चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा एंड देयरफॉर द पोटेंशियल एट Q विल बिकम 0। क्यों ना हम इसको ये कह दें कि जो XY प्लेन है ये एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे सब जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम ये क्यों ना कह दें कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है एंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियल की वैल्यू इज 0। तो यही बात मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि पोटेंशियल एट Q हम कहते हैं द पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऊपर वाला चार्ज पॉजिटिव, नीचे वाला चार्ज -Q एंड देयरफॉर द पोटेंशियल इज 0। आई ऑल्सो डिस्कस जस्ट नाउ विद यू कि जितने भी पॉइंट हैं XY प्लेन के अंदर सब जगह पे वहाँ पोटेंशियल क्या होगा 0।
Now let me come to the next part of the question. He says, find out the work done in moving a charge Q naught from A to B. A के कोऑर्डिनेट दिए, B के कोऑर्डिनेट दिए. इसका मतलब ये है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं. दे लाई ऑन द एक्स वाई प्लेन. लेकिन एक्स वाई प्लेन क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है. एंड हमने सीखा था पहले कि जो वर्क डन होता है in moving a charge over an equipotential surface is always 0. So this is what we have written over here कि work done in moving a charge Q naught from A to B. आप फॉर्मूला लगाना चाहें फार्मूले से कर लें. चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स बी एंड ए, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है तो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए वर्क डन इज ज़ीरो. देन द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज, डज द अबव वर्क डन डिपेंड अपॉन द पाथ दैट इज चूजन. मतलब आप टेस्ट चार्ज को सीधा ले जा सकते हैं, आप ऊपर से ले जाएं, कैसे भी ले जाएं, जो वर्क डन होगा वो डिपेंड नहीं करता ऑन द एक्चुअल पाथ, वो सिर्फ डिपेंड करता है ऑन द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट. क्योंकि फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट सेम हैं तो पाथ कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Our answer therefore is simple कि जो work done in an electrostatic field does not depend upon the path taken but only on the initial and the final points. So that is, work done is independent of the path chosen. Thank you.